हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं फंक्शन चैप्टर की 5 फैंटास्टिक प्रॉब्लम को कि भाई ये जो हमारे पास 3 प्रॉब्लम लिखी हुई हैं, 2 प्रॉब्लम मैं और डिस्कस करूंगा। आप इन प्रॉब्लम को नोट करें, इनका सॉल्यूशन करें, इनके आंसर देखें, इनके आंसर क्या आ रहे हैं, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखना। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी जेईई एडवांस 2020 2021 की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको इन क्वेश्चन को करने में खूब मजा आएगा, मतलब पता चलेगा कि आपको किस तरीके के अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, मैं सॉल्यूशन से स्टार्ट करता हूं कि भाई इनका सॉल्यूशन हम कैसे देख सकते हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस, कि अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन मॉड x माइनस 1 कॉस इनवर्स 2x प्लस 1 tan ऑफ 3x। ये हमें फंक्शन दे रखा है पूरा। अब हमें इस फंक्शन की क्या निकालनी है, डोमेन। अब डोमेन निकालने के लिए अंडर रूट के अंदर की चीज कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो हम सीधा स्टेप ये करते हैं, दिस शुड ग्रेटर देन 0, कि ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। सही बात। अब ये चीज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। आप इस कॉस इनवर्स 2x प्लस 1 के बारे में क्या सोचते हो भाई? 2x प्लस 1 हमारे पास भाई कॉस इनवर्स 2x प्लस 1, कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से पाई। मतलब ये हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, कि दिस ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन ये 0 नहीं हो सकता भाई, कॉस इनवर्स 2x प्लस 1 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 हो गया तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता है ना। अब डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता है, इसका मतलब 2x प्लस 1 1 नहीं हो सकता, क्योंकि कॉस इनवर्स 1 कितना होता है, 0। तो 2x प्लस 1 आखिर हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 2x प्लस 1 माइनस 1 से लेके 1 के बीच में है। 1 पे देखो मैंने यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगाई, सही। तो 2x प्लस 1 लाई बिटवीन माइनस 1 टू 1, ये 1 इधर उधर गया तो 2x ये 0 हो गया और ये हो गया -2। ठीक, -2 से डिवाइड कर लिया तो ये आ गया -1। इसका मतलब x कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 0 के बीच में है। इसको डिफाइन करने के लिए x कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 0 के बीच में। और -1 से 0 के लिए ये जो cos इनवर्स है ये हमेशा कैसा है, पॉजिटिव है। अब देखो ये mod x माइनस 1 आपको दिखाई दे रहा होगा। mod x माइनस 1 डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब x माइनस 1 नहीं हो सकता। सही बात भाई, इसका मतलब x माइनस 1 नहीं हो सकता। अगर x माइनस 1 हो गया तो mod x माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 0, और डिनोमिनेटर में 0 होता नहीं है। तो इसका मतलब x माइनस 1 से 0 के बीच में होना चाहिए। अब -1 से 0 के बीच में ये जो फंक्शन है mod x माइनस 1, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कैसा होगा, mod x माइनस 1 x माइनस 1 से 0 के बीच में है, कैसा होगा, ये नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ओवरऑल हमें पॉजिटिव चाहिए, तो ये कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। इसका मतलब tan 3x शुड लेस देन 0, इक्वल टू 0 ये भी नहीं हो सकता भाई, cos tan 3x शुड लेस देन 0, ये नेगेटिव होना चाहिए। और हमें सिर्फ -1 से 0 के बीच में देखना है। ठीक, तो tan 3x लेस देन 0, तो 3x कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, -π/2 से 0 हो सकता है। ठीक बात भाई, -π/2 से 0 में tan हमारे पास कैसा होगा, नेगेटिव। और पीछे जा सकते हैं, -3π/2 टू π/2, सॉरी -3π/2 टू -π। अब -3π/2 टू -π अगर 3x करेंगे तो x -1 से 0 के बीच में नहीं आएगा, x केवल इसी इंटरवल में आएगा हमारे पास। सही बात। तो ये जो इंटरवल है x 3 से डिवाइड कर लिया, -π/6 टू 0। तो x इसके हिसाब से नेगेटिव होने के लिए कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -π/6 टू 0। और इन दोनों के लिए कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 टू 0। तो दोनों का इंटरसेक्शन, भाई डोमेन में हर चीज डिफाइन होनी चाहिए ना, तो डोमेन में इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया, -π/6 टू 0। क्या आ गया, -π/6 टू 0। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। मैं रेड से कर देता हूं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी -π/6 टू 0। मजा आया करने में, प्रॉब्लम है नहीं है, बढ़िया प्रॉब्लम। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, मैं इसको हटा देता हूं। प्रॉब्लम नंबर 2 आपके सामने लिखी हुई है कि भाई प्रॉब्लम नंबर 2 क्या दे रखी है हमें, साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर। हाँ जी, प्रॉब्लम नंबर 2 क्या दे रखी है, साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² प्लस हाफ प्लस कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² माइनस हाफ। ये हमें दे रखा है। सही है। और हमें इस फंक्शन की क्या निकालनी है, रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अब कैसे निकालें भैया, ये फंक्शन तो बड़ा खतरनाक सा लग रहा है। हाउ कैन वी फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, कि इस फंक्शन की रेंज को कैसे निकाला जाए। अब देखो ऐसा करता हूं मैं, इसको मान लेता हूं t,
इस पूरे को, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ब्रैकेट नहीं है ना, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 को मैंने टी अज्यूम कर लिया, मतलब ये एक इंटीजर ही है, ये क्या है, एक इंटीजर है टी, सही बात। अगर ये टी है, इस साइन इनवर्स वाले को मैं ये लिख सकता था -12 + 1, भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 को एक्स स्क्वायर -12 + 1 लिख सकता हूँ। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी होती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर से इंटीजर बाहर आ सकता है, तो इस 1 को मैंने बाहर ले लिया, तो दिस +1, ठीक बात, हाँ है ना। तो इसको मैंने t माना था, तो ये हो गया t + 1। तो मेरे पास एक तरीके से फंक्शन हो गया साइन इनवर्स t + 1 प्लस कॉस इनवर्स t, और t एक इंटीजर है, t हमारे पास क्या है, एक इंटीजर, और t जो इंटीजर है वो कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, ये देखने वाली बात है भाई। t एक्स स्क्वायर -12 है, तो एक्स स्क्वायर -12 डेफिनेट बात है -1/2 से बड़ा होगा, यस, -1/2 से बड़ा होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। इसका मतलब दिस t कैन बी -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, सही बात। अब -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, -1 के लिए दोनों डिफाइन है, सही बात, 0 के लिए दोनों डिफाइन है, क्या 1 के लिए दोनों डिफाइन है, नहीं, 1 के लिए साइन इनवर्स 2 हो गया ये, और साइन इनवर्स 2 डिफाइन नहीं होता, इसका मतलब 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, आगे कोई भी नहीं आएगा। सो दिस फंक्शन, मतलब इस फंक्शन को मैंने इस फंक्शन में चेंज कर लिया, साइन इनवर्स t + 1 प्लस कॉस इनवर्स t, और t मेरे पास कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लेके 0 तक, कि भाई t कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लेके 0 तक। अब t -1 से लेके 0 तक है, तो -1 नहीं, -1 से 0 नहीं, -1 और 0 है, सॉरी, -1 और 0 है, तो -1 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, साइन इनवर्स 0 प्लस कॉस इनवर्स -1, साइन इनवर्स 0, 0, कॉस इनवर्स -1 कितना होता है, पाई, और 0 पे कितनी आएगी, साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1, कॉस इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स 1 कितना हो गया, π/2, ठीक, और कॉस इनवर्स 0 कितना हो गया, π/2, एंड π/2 प्लस π/2 इज पाई। इसका मतलब t -1 हो या t 0 हो, इसका आउटपुट हमेशा कितना आ रहा है, पाई। तो व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज पाई। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, कि रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी पाई, कि इस फंक्शन की रेंज पाई है। मजा आया क्वेश्चन, देखो फंक्शन देखने में कितना खतरनाक लग रहा था, लेकिन अगर हम सॉल्व करने लगे तो ये आसानी से हमारे पास सॉल्व हो गया, ठीक। नेक्स्ट, अब देखते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 भी एक बढ़िया सी प्रॉब्लम है, एकदम शानदार प्रॉब्लम है, मतलब देख के हाथ पैर कांपने लगते हैं कि क्या हो गया ये। जैसे f(x) दे रखा है 1/2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, है ना, और फ्रैक्शन पार्ट, ये ब्रैकेट है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x है, ये मैंने वहां पे भी लिख रखा है, और हमें इस फंक्शन की रेंज बतानी है। अब देखो ये सोचो, क्या x इंटीजर हो सकता है, ये सोचो कि x इंटीजर होगा तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x क्या होगा, 0, और डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, इसका मतलब x कभी इंटीजर नहीं होगा, x नॉट बिलोंग टू इंटीजर, सही। अब x इंटीजर नहीं बिलोंग करता है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को लेके एक प्रॉपर्टी ध्यान में आनी चाहिए, क्या, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x इज इक्वल टू 1, अगर x इंटीजर नहीं होता है। अगर x इंटीजर होता है तो इन दोनों का सम कितना होता है, 0, लेकिन x अगर इंटीजर नहीं है तो इन दोनों का सम कितना है, 1। तो इस वाले फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 1 माइनस दिस, तो ये हो जाएगा फंक्शन हमारे पास f(x) इज इक्वल टू 1/2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x, ठीक, और -1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x। भाई मैंने फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की जगह 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x लिखा, तो मेरे पास ये आ गया। आप कहोगे सर ये काम तो हमने भी कर लिया था, इसमें आपने कुछ नया नहीं किया, सही बात है, अभी तक मैंने कुछ नया किया भी नहीं है, ये काम तो बच्चा सोच सकता है। मैं ऐसा करता हूँ, इसे t मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन हो गया 1/2t
प्लस टी माइनस वन। ये एक तरीके से फंक्शन हो गया इन टर्म्स ऑफ टी। और टी कहाँ से कहाँ तक है? टी 0 से 1 के बीच में है भाई। टी कहाँ से कहाँ तक है? टी अपना 0 से 1 के बीच में है। तो दिस इज, मान लो एफ टी मान लेते हैं ऐसे। हमें इस फंक्शन एफ टी की रेंज निकालनी है और टी हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1 तक। मतलब ये क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया। मतलब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास इसमें कन्वर्ट हो गया। अब ये प्रॉब्लम हमारी इसमें कन्वर्ट हो गई, तो अब इसकी रेंज कैसे निकालें भाई? इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लेते हैं डेरिवेटिव करके। तो एफ डैश टी, इसका 1/2t का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1/2t स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो गया? 2t स्क्वायर माइनस 1/2t स्क्वायर। ठीक, तो 2t स्क्वायर माइनस 1 ये कहाँ पे 0 होगा? t इज इक्वल टू 1/√2 पे। तो t इज इक्वल टू 1/√2 पे, तो t अगर 0 से लेके 1/√2 के बीच में है और t अगर 1/√2 से 1 के बीच में है ना, तो 0 से 1/√2 के बीच में नेगेटिव, तो फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीजिंग। डेरिवेटिव नेगेटिव तो फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीजिंग। और 1/√2 से 1 फंक्शन डेरिवेटिव पॉजिटिव तो फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग। सही बात। अब इसका थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं कि भाई इसका ग्राफ क्या होगा हमारे पास। 0 से 1 में ही देखना है, ये 0 है, ये 1 है। ठीक है, ये 1/√2 कहीं यहाँ पर होगा, 1/√2। 1/√2 पे फंक्शन की वैल्यू निकालो। 1/√2 पे फंक्शन की वैल्यू 1/2√2, 2 इंटू 1/√2, दैट विल बी 1/√2। 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2, दैट विल बी √2। √2 माइनस 1, तो f ऑफ 1/√2 है हमारे पास कितना? √2 माइनस 1। तो ये है वैल्यू √2 माइनस 1, √2 माइनस 1। ठीक है, अब 1/√2 से लेके 1 तक फंक्शन को इंक्रीज होना है, मतलब ग्राफ ऊपर जाना चाहिए। 1 पे फंक्शन की वैल्यू देखें, 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो 1/2, 1 पे 1/2 है ना, हाँ 1 पे 1/2 है, तो 1 पे फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब 0 पे तो कुछ है नहीं, 0 प्लस पे देखना होगा। 0 प्लस पे ये कहाँ जा रहा होगा? इन्फिनिटी की ओर। तो ये इन्फिनिटी की ओर जा रहा होगा, तो ये इन्फिनिटी। सही बात। तो यहाँ से फंक्शन डिक्रीज होता हुआ यहाँ तक आया, फिर इंक्रीज होकर यहाँ चला गया। सही बात। और ये हमारे पास 1/√2 पे वैल्यू कितनी है? √2 माइनस 1। इसका मतलब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है? कि मिनिमम वैल्यू है √2 माइनस 1 और मैक्सिमम वैल्यू, भाई मिनिमम वैल्यू कितनी है? √2 माइनस 1 और मैक्सिमम कितनी है? इन्फिनिटी। तो यही हमारे पास फंक्शन की रेंज होगी कि √2 माइनस 1 से लेके इन्फिनिटी। द रेंज ऑफ फंक्शन इज √2 माइनस 1 टू इन्फिनिटी। तो है भाई कोई ऐसा ऑप्शन? देख लो जरा। हाँ, ये रहा डी ऑप्शन। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी ऑप्शन इज करेक्ट कि √2 माइनस 1 से लेके इन्फिनिटी, ये हमारे पास ऑप्शन एकदम सही है। सही बात। चलिए हम एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 हो गई। प्रॉब्लम नंबर 3 के बाद प्रॉब्लम नंबर 4। हाँ जी, प्रॉब्लम नंबर 4 देखिए। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है? f(x) आपको दे रखा है 1 माइनस 3x अपॉन 1 प्लस एक्स। f(x) दे रखा है 1 माइनस 3x अपॉन 1 प्लस एक्स, और gx आपको दे रखा है x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइंड रेंज ऑफ fog x, कि fog x की रेंज हमारे पास क्या होगी? व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ fog x? ठीक है, ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन ए है -∞ टू -1, ऑप्शन बी है -1 टू इन्फिनिटी, ऑप्शन सी है 2 टू इन्फिनिटी, और ऑप्शन डी है -∞ टू -3। ठीक बात। तो हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है कि f(x) है 1 माइनस 3x अपॉन 1 प्लस एक्स, और gx है x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें fog x के बारे में बताना है कि fog x, f ऑफ gx की रेंज क्या होगी। अब f ऑफ gx अगर मैं लिखूं कि भाई f ऑफ gx क्या है, व्हाट शुड बी f ऑफ gx? f की जगह
भाई एफ में एक्स की जगह जी लिखूंगा तो एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अरे बाप रे बाप, ये बनेगा मेरे पास। ठीक बात। अब ये फंक्शन बनेगा, इस फंक्शन की मुझे रेंज निकालनी है, वेयर एवर डिफाइन, जहां भी डिफाइन है वहां पे। अब क्या करा जाए, सबसे पहले इस gx के बारे में सोचो कि इस g की रेंज क्या है भाई, क्योंकि ये g तो हमारे पास किस में जा रहा है, f में जा रहा है भाई, ये g ही तो हमारे पास किस में जा रहा है, f में जा रहा है। अब g f में जा रहा है तो सबसे पहले g की रेंज निकालनी जरूरी है। अब g की रेंज कैसे निकालें, हमने g का डिफरेंशिएशन किया g डैश x, g का डिफरेंशिएशन g डैश x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक भाई, इसका स्क्वायर नीचे आ गया, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, 2 कट गया, x एज इट इज एक्स स्क्वायर। सही बात। और ये हमारे पास क्या हो गया, g डैश x इज इक्वल टू, नीचे आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक, और ऊपर क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 आ गया। इसका मतलब g डैश x हमारे पास कितना आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। भाई g डैश x कितना आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। अब फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसकी डोमेन है r, डोमेन में तो कोई परेशानी नहीं है, नीचे डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है, तो डोमेन है r, तो माइनस इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू कितनी होगी और प्लस इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी पे देखने के लिए हम एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लिया, तो ये हो गया x अपॉन मॉड x अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक बात। अब x इन्फिनिटी में देखता हूं भाई, जैसे x कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे, x इन्फिनिटी पे, पॉजिटिव इन्फिनिटी पे देख रहा हूं, तो ये मॉड ऐसे हट जाएगा, x से x कट जाएगा, ठीक, और ये कहाँ चला जाएगा 0, तो वैल्यू कहाँ चली गई 1। और x माइनस इन्फिनिटी पे अगर मैं देखता हूं तो ये जो मॉड है, ये मॉड कैसे खुलेगा, माइनस साइन के साथ, तो x कटा, ये 1 हो गया -1। इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू -1 है और प्लस इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू 1 है। इसका मतलब ये जो g है, g की रेंज क्या है, ये gx कहाँ से कहाँ तक है, gx -1 से +1 के बीच में है। gx कहाँ से कहाँ तक है, -1 से +1 के बीच में है। अब g -1 से +1 के बीच में, क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता, ये अपने आप में एक क्वेश्चन हो सकता था कि भाई इस फंक्शन की रेंज निकालो। हमारे पास है कि यहाँ पे f ऑफ gx, यूं ही नहीं एडवांस हो जाता, एडवांस होने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ती है बच्चों। तो g कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1। अब g -1 से 1 तक है, तो -1 से 1 में इस फंक्शन की रेंज निकालनी है भाई। -1 से 1 के बीच में मान लो gxt है, ठीक, तो मुझे f ऑफ t की रेंज निकालनी है, और t कहाँ से कहाँ तक है, f ऑफ t क्या है, 1 माइनस 3t अपॉन 1 प्लस t, और t कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 के बीच में। अब t -1 से 1 के बीच में है, लीनियर अपॉन लीनियर है, लीनियर अपॉन लीनियर मोनोटोनिक होता है। अब लेकिन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ये हम देख लेते हैं कि भाई इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, f डैश t। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 प्लस t का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी एज इट इज़, ठीक, 1 माइनस 3t का डिफ्रेंशिएशन -3, माइनस 1 माइनस 3t एज इट इज़, t का डिफ्रेंशिएशन 1, तो ये हमारे पास क्या हो गया, -3 -1 -4 -3t प्लस 3t कट जाएगा अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो नेगेटिव आ गया। इसका मतलब t कैसा है, ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब डिक्रीजिंग फंक्शन है हमारे पास, तो -1 पे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब -1 पे नीचे वाला 0 है, लेकिन हमें -1 प्लस पे देखना है, तो ये 0 प्लस हो गया भाई। -1 पे नीचे वाला 0 है, लेकिन -1 से जस्ट बड़े पे नीचे वाला 0 प्लस हो गया, और ऊपर वाला 4 हो गया, तो 4 अपॉन 0 प्लस कितना हो गया, इन्फिनिटी। 4 अपॉन 0 प्लस कितना हो गया, इन्फिनिटी। ठीक बात। तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, इन्फिनिटी। और 1 पे सोचें, 1 पे मिनिमम वैल्यू आएगी, 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, f ऑफ 1 अगर मैं निकालूं तो f ऑफ 1 कितना होगा, 1 माइनस 3t -2 अपॉन 2 -1। तो इस फंक्शन की रेंज
क्या आ गई बच्चों? -1 से लेके इन्फिनेटिव। क्या रेंज आ गई? -1। सो द रेंज ऑफ दिस कंपोजिट फंक्शन f ऑफ जी एक्स इज -1 से लेके इन्फिनेटिव। कि भाई इस कंपोजिट फंक्शन f ऑफ जी एक्स की रेंज क्या है? -1 से लेके इन्फिनेटिव है। मजा आया बच्चों ये प्रॉब्लम करने में? मतलब हालत ख़राब हुई नहीं हुई। मज़े का मतलब सिंपल ये है कि हमारी हालत ख़राब होनी चाहिए। चलिए, तो एक क्वेश्चन ये हो गया, प्रॉब्लम नंबर 4। एक क्वेश्चन और करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 में हमें f(x) दे रखा है। f(x) इज इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस 4 cos x प्लस 5 अपॉन 2 cos स्क्वायर x प्लस 8 cos x प्लस 8। ठीक, हमें निकालनी है रेंज ऑफ f(x) कि व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ f(x). और ऑप्शन दे रखे हैं a 1/2 से इन्फिनेटिव, b 5/9 to 1, c क्लोज इंटरवल 5/9 to 1, ठीक, और d नन लिख लेते हैं। d, चलो, मतलब आप समझ गए होंगे d तो नहीं है ये तो आप समझ गए होंगे d इसमें नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इतना समझना कोई बात नहीं, 3 में से भी तो ढूंढना ही पड़ेगा। अब हमें इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। cos स्क्वायर x प्लस 4 cos x प्लस 5 अपॉन 2 cos स्क्वायर x प्लस 8 cos x प्लस 8। अब देखो इसकी रेंज कैसे निकाल सकते हैं? इसकी रेंज निकालने के लिए हम इस 5 को लिख लेते हैं 4+1। 5 को लिख लेते हैं 4+1, लिख लिया। 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो 1/2 बाहर आ गया, और 2 यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बचा 4, यहाँ से 4 बचा, ये हमने 2 कॉमन ले लिया। तो ये बचा हमारे पास f(x) इज इक्वल टू 1/2 बाहर है, ठीक बात। इसको मैंने इसके नीचे लिखा 1 प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 4 cos x प्लस 4, मतलब ये हो गया cos x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया? cos x प्लस 2 का होल स्क्वायर। सही बात। अब हमारे पास ये फंक्शन हो गया। ये फंक्शन हर जगह डिफाइन है भाई। cos x प्लस 2 कभी जीरो नहीं हो सकता, उसको जीरो होने के लिए cos x को -2 होना पड़ेगा। cos x -2 होगा नहीं। अब cos x हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होता है? cos x हमारे पास होता है -1 से 1 तक, ठीक। अब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू चाहिए। इस फंक्शन की हमें क्या चाहिए? मिनिमम के लिए ये नीचे वाला कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम। cos x प्लस 2 मैक्सिमम कब होगा? 1 पे, जब cos x 1 होगा। तो 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, सही बात। 1 प्लस 1/9, 1 प्लस 1/9 इंटू 1/2, तो ये हो गया 10/9 इंटू 1/2 5/9। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 5/9, कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 5/9। मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं। मैक्सिमम के लिए ये नीचे वाला मिनिमम होना चाहिए। ये मिनिमम कब होगा? जब cos x -1 होगा। cos x -1 होगा तो 2 - 1 1, 1 अपॉन 1 1, 1 प्लस 1 2, 2/2 1। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई 1 और मिनिमम वैल्यू आ गई 5/9। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? 5/9 to 1। द रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी 5/9 to 1। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है? ये C। दिस C ऑप्शन इज करेक्ट। सही बात। तो बच्चों ये पांचों जो प्रॉब्लम कराई हैं ये एडवांस में पूछे जाने वाली अच्छी प्रॉब्लम्स में से हैं। मतलब एडवांस लेवल में इसी तरह की शानदार प्रॉब्लम पूछी जाती हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, और बताने के साथ साथ लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सको तो वो भी कर देना। तो इस लेक्चर में इतना ही। इसी तरह मैं और प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।